क्वेश्चन था आपका वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चयन करें। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है, याद रखिएगा। संभाषण का मतलब होता है आमने सामने जो वार्तालाप होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे संभाषण कहा जाता है। अनुभाषण का मतलब होता है दोबारा से, मतलब आप भाषण दे रहे हो जो एक बार हो चुका है। अपभाषण मतलब गाली गलौज की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा इस्तवार दलाल त्योर एंदोई एंदोस्तानी से संबंधित असंगत कथन कौन सा है। अब ये देखिए ये किसका है, तो बोले सर एक गारसा द तासी हुए हैं, आपको याद होगा इनका नाम है गारसा द तासी। गारसा द तासी ये आपके फ्रांस के रहने वाले, कहां के रहने वाले हैं, ये फ्रांस के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया था, लेकिन इनको ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। ऑथेंटिक किसको, जॉर्ज ग्रेसन को माना जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है, जॉर्ज ग्रेसन। भैया संस्कृत की बिहार टीजीटी पीजीटी डलवा दीजिए टेस्ट ऊपर। अच्छा अब देखता हूं, इसके रचनाकार फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी हैं। बोले सर एकदम सही कह रहे हैं। कह रहा है ये हिंदी एवं उर्दू के कवियों का वर्णन क्रमानुसार मिलता है। बोले सर एकदम सही है। इन्होंने लगभग 666 जो है मुस्लिम कवियों को रखा है, और आपका टोटल इन्होंने शायद 732 कवियों को रखा है, जिसमें से कुछ आपके हिंदू हैं और ज्यादातर मुस्लिम कवि हैं इसमें, ठीक है। या दो भागों में क्रमशः 1839 और 1847 में प्रकाशित हुआ है। बोलो सर ये भी सही है, लेकिन ये फ्रेंच भाषा में है, ये मूलतः अंग्रेजी भाषा में नहीं है। ये किस में है आपको कहोगे सर, ये फ्रेंच भाषा में है, ध्यान रखिएगा। गारसा द तासी की ये पुस्तक। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। कह रहा आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, बताइएगा। सभी लोग एक बार आंसर करेंगे स्पीड में, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा तो थोड़ा सा जल्दी ही क्लास समाप्त होगी अपनी, समय से क्लास हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट बस दे देना मुझे, फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी और डिले के। चलो जी आ जाओ, हो जाओ स्टार्ट। क्या कह रहा है देखिएगा, आंसर करते रहिएगा, सिर्फ रीजनिंग मैथ्स और जीके पढ़ना। चलिए कह रहा ग्रेसन साहब ने इसको चारण काल कहा है, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसको संधि काल कहते हैं। यहीं पे आपके आते हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने अभी मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। जैसे आपके मिश्र बंधु 3 भाई हुए हैं, इन्होंने देखिए आदि काल के नामकरण अलग अलग है। तो मिश्र बंधु ने क्या कहा है, मिश्र बंधु ने इसको प्रारंभिक काल माना है। क्या माना है, प्रारंभिक काल माना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रेसन साहब ने इसको चारण काल कहा है, राहुल सांकृत्यायन साहब ने सिद्ध सामंत काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदि काल कहा है। फिर विश्वनाथ प्रसाद जी ने क्या कहा है, तो विश्वनाथ प्रसाद जी ने इसको वीर काल की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी है, बोले सर इसको वीर काल कहा है, ना कि इसको संधि काल कहा है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर क्या इसको संधि काल कहा है, तो संधि चारण काल कहा गया है। क्या बोलेंगे, संधि चारण काल। अगर आपसे पूछे कि संधि चारण काल किसने कहा है, तो आप कहोगे सर डॉक्टर राम कुमार वर्मा नाम है इनका, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने संधि चारण काल कहा है, याद रखिएगा। विश्वनाथ प्रसाद जी ने इसको वीर गाथा काल कहा है। डी वाला आंसर आपका क्या होगा, बोलो सर राइट होगा, ठीक है। अच्छा यहीं पे अगर आपसे पूछे वीर गाथा काल किसने कहा है, तो एक आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ला साहब जी, आचार्य शुक्ल जी ने इनको क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है, वीर गाथा काल का है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ठेले पर हिमालय सॉरी ठेले पर हिमालय ये किसकी रचना है बताइएगा। आंसर करेंगे सभी लोग भैया, ठेले पर हिमालय ये किसकी रचना है बताइएगा, जल्दी जल्दी। ठेले पर हिमालय यात्रा वृतांत है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, ये आपके किसने लिखा है ठेले पर हिमालय, तो धर्मवीर भारती साहब ने लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। किसने लिखा है आपको सर, इसको लिखा है धर्मवीर भारती साहब ने इसको लिखा है।
धर्मवीर भारती की कई सारी रचनाएं हैं, जैसे ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, कनुप्रिया, सूरज का 7वां घोड़ा, 7वां घोड़ा, स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग, ठीक है। और ये कौन सा है, निबंध है या फिर कहानी है, कौन सी विधा है, तो ये आपका निबंध विधा है, सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यात्रा वृतांत नहीं है। आत्म परिचय कविता किसकी है, कोई बताएगा? जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 12th की एनसीईआरटी में आता है, 12th की एनसीईआरटी में ये आपका होता है आत्म परिचय। और ये किसका है, ये आपके हरिवंश राय बच्चन जी का है, याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन जी, जिनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, ठीक है ना। रस इनकी है निशा निमंत्रण, और मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुकलश लिखना भूल गया मैं, मधुकलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर, ठीक है। तो बी वाला आंसर राइट होगा। और अगर इसमें कोई एग्जाम एक्सप्लेन करना हो तो बता दो मुझे, ले सकते हैं बिल्कुल, बिहार पुलिस के लिए ले सकते हैं। शिवा बावनी किसकी रचना है बताएगा? पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनिक या कौन? देखिए केशवदास की बात करोगे तो इनकी रचना मिलती है रसिक प्रिया, जिसमें रस की विवेचना मिलती है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, ये इनका आध्यात्मिक ग्रंथ है। जगनिक साहब की देखोगे तो इनकी परमाल रासो, परमाल रासो, ये जिसको हम आलखंड कहते हैं, क्या कहते हैं? आलखंड कहते हैं इसी को, ध्यान रखिएगा। और शिवा बावनी हो गया, छत्रसाल दशक हो गया, छत्रसाल दशक है, ठीक है, दशक है। और एक इनकी रचना है दूसनो उल्लास है, दूसनो उल्लास, याद रखिएगा, ठीक है। और शिवा बावनी, ये सब भूषण की रचना है। किसकी रचना है? ये सारी की सारी भूषण साहब की रचना है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है। हाँ, 10 द्वान सोपार तक वो हरिवंश राय बच्चन जी की। संधिनी, संधिनी 2 बार लिख दिया। संधिनी किसकी रचना है जरा बताइएगा? पंत जी की, निराला जी की, प्रसाद जी की, महादेवी वर्मा जी की। आंसर करेंगे। सूर्य का ये सुमित्रानंद पंत है, जिनकी रचना का नाम क्या है? चिदम्बरा, ध्यान रखिएगा। कला और, आप लोग आंसर बताओ जल्दी से, कला और बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे? ये युगांत इनकी रचना है, याद रखिएगा। पल्लव इनकी रचना है, ग्राम्या इनकी रचना है, ठीक है ना, ये सब इन्हीं की रचना है। और प्रसाद जी की बात करोगे तो इनकी जो पहली कहानी है, पहली कहानी वो ग्राम है, ध्यान रखना, 1912 में आई थी। अच्छा, इनका पहला नाटक कौन सा है? प्रथम लिखना होगा, प्रथम नाटक, प्रथम नाटक इनकी जो है वो सज्जन है, 1912। हाँ, सज्जन, सज्जन कब लिखी गई थी? ये नाटक है, पहला नाटक इनका 1911 में आई थी, ध्यान रखिएगा। बाकी और भी रचना है इनकी, नाटक देखोगे तो ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी है इनकी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी है। स्कंद गुप्त है, स्कंद गुप्त है, याद रखना, ये नाटक है आपकी, और ये कहानी है आपकी, ठीक है ना। चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ये नाटक है आपकी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संधिनी किसकी है? संधिनी महादेवी वर्मा जी की है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कबूतर पिंजरे में बंद है वह चना खा रहा है। जो कबूतर पिंजरे में बंद है वह चना खा रहा है। नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, गोरे गोरे आबिद सर, आबिद सर कब से गोरे हो गए? चलो आ जाओ। कह रहा जो कबूतर पिंजरे में बंद है वह चना खा रहा है। वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है और बताना है आंसर कौन सा होगा। देखो साहब, कह रहा जो कबूतर पिंजरे में बंद है वह चना खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? जो, वह, जैसा, ऐसा आता नहीं, जो, सो, जैसा, वैसा, ये सब आपके मिश्र वाक्य में आते हैं, याद रखिएगा। किस में आते हैं? आप कहोगे सर मिश्र वाक्य में आते हैं। तो यहां भी कह रहा है जो कबूतर पिंजरे में बंद है उसे चना खाना पसंद है, तो ये भी मिश्र वाक्य चला जाएगा। कह रहा कबूतर पिंजरे में बंद है और चना खा रहा है,
तो ये कौन सा बनेगा? बोलो सर ये संयुक्त वाक्य बनेगा। लेकिन मैटर ये करता है क्या ये इसी का संयुक्त वाक्य है, वो कैसे समझोगे? उसको समझने के लिए दो बातें आपको याद रखनी। पहली बात तो योजक शब्द लगाएंगे संयुक्त वाला। दूसरी बात जिस काल में क्रिया हुई है उसी काल में आपको क्रिया रखनी है। तो जो कबूतर पिंजरे में बंद है वह चना खा रहा है, तो यहां कह रहा है कबूतर पिंजरे में बंद है और चना खा रहा है, तो यही वाला क्या हो जाएगा? बोलो सर ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है। और पिंजरे में बंद कबूतर चना खा रहा है, ये कैसा है? आपको सर ये सरल वाक्य है क्योंकि बीच में कोई भी योजक नहीं लगा हुआ है। कबूतर पिंजरे में बंद है परंतु चना खा रहा है, तो परंतु आ सकता है, परंतु और फिर भी एक साथ नहीं आ सकता। ठीक है, ये दोनों अव्यय एक साथ नहीं आ सकते। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में प्रत्ययों की प्रकृति और भेद बताइए। तेरा अंदाज सहाना मेरी सूरत फकीराना। तेरा अंदाज कैसा है? सहाना है और मेरी सूरत कैसी है? फकीराना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो इसको तोड़ो, यहां पे निकलेगा साह, उसके बाद निकलेगा आना, और यहां से क्या निकलेगा? आप कहोगे सर फकीर, क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा फकीर, उसके बाद क्या निकलेगा? आना। तो ये कैसा शब्द है भाई? विदेशी शब्द है। ये भी कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। तो इसके साथ जो प्रत्यय लगा है वो कैसा होगा? विदेशी होगा। इसका मतलब विदेशी प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए। ये इसके बारे में बात कर रहा है। ये जो अपसमार लिखा हुआ है, मैं इधर लिख देता हूं, इसको बीच में लिखना था उधर हो गया। ये अपसमार लिखा हुआ ये क्या है? इसके बारे में पूछ रहा है। कह रहा है एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेता सिद्ध की जाती है। कह रहा है संचारी भाव का एक प्रकार है, आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस है, काव्य में एक प्रकार का दोष है, यह इसमें से कोई नहीं है। बताइएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत हाई फाई नहीं है ये, सच बताऊं तो ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपके, और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आपका ये यूपीएससी पूछ रहा है, यही ट्रेंड है। और देख लीजिएगा आप, ये प्रॉमिस है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में जब आप बैठो। आंसर करिएगा सभी लोग। तो अपसमार आपने पढ़ा होगा, एक होता है व्यभिचारी भाव, पढ़ा है नहीं? व्यभिचारी भाव, जिसको आप क्या कहते हो? संचारी भाव भी कहते हो। संचारी भाव भी कहते हो। व्यभिचारी और संचारी भाव एक ही बात है, जिनकी संख्या होती है 33। तो अपसमार किसको बोलते हैं? अपसमार उसी में आता है जैसे अमरस आता है, एक शब्द आता है अमरस, ऐसे ही आता है अपसमार। ये संचारी भाव है, संचारी भाव का एक प्रकार है। B1 आंसर राइट होगा। अगला कह रहा है कि दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन करना है और बताना है कौन सा होगा। समझिएगा। कह रहा है सौमित्र से घननाद का रव अल्प भी ना सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक ना रहा गया, उनसे तनिक ना रहा गया। रघुवीर के आदेश ले युद्धार्थ वे सजने लगे, रणवाद्य भी निर्घोष करके घूम से बजने लगे, धूम से बजने लगे। तो यहां कौन सा रस है जरा बताइएगा। बात किसकी कर रहा है? कह रहा है सौमित्र मतलब लक्ष्मण जी की बात कर रहा है। लक्ष्मण किससे लड़ रहे हैं? घननाद, जिसके घन के समान नाद है, जो मेघनाद, रावण का पुत्र, मेघनाद से। मेघनाद का रव, रव मतलब ध्वनि, ध्वनि। अल्प भी मतलब जो वो बोल रहा था, उसके जो बोल की बात कर रहा है। रव मतलब बोल या ध्वनि, जो बोल रहा था। अल्प भी ना सहा गया मतलब लक्ष्मण ने तनिक भी नहीं सहा। तो सौमित्र से घननाद का रव अल्प भी ना सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक न रहा गया। जैसे उन्होंने शत्रु को देखा फिर नहीं रहा गया, मतलब उनका खुद का शत्रु। रघुवीर के आदेश ले मतलब रामचंद्र जी का आदेश लेकर के युद्धार्थ वे सजने लगे, युद्ध के लिए तैयार होने लगे। रणवाद्य भी निर्घोष करके धूम से बजने लगे। तो बोलो सर ये वीरता की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या है? उत्साह इसका स्थायी भाव होता है, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। भय का, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। ध्यान रखिएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को या नहीं है? बताइएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए पद्यांश में विद्यमान छंद का निर्देश जरा कीजिएगा और बताइए कौन सा होगा। दौलत पाए न कीजिए, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, और चंचल जल दिन चारी को ठाव न रहत निदान, और ठाव न रहत निदान जियत जग में जस जी के। मीठे बचन सुनाए बिनय सब ही की कीजिए, कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घर तौलत, सब घट तौलत, घर नहीं होगा यहाँ, सब घट तौलत, पाहुन निस दिन चारे रहत सब ही के दौलत। आपको बताना है इसमें कौन सा छंद है। देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, आपको पता है।
घनाक्षरी वर्णिक छंद है आपका, दोहे में पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया ये कैसा है, ये आपका विषम चरण वाला छंद है, विषम छंद है, विषम छंद है, याद रखिएगा। और इसमें आपके 6 चरण होते हैं, ठीक है। ये जो कुंडलिया है आपका, ये दोहा प्लस रोला से मिलकर के बना है, ठीक है। इसका अब ऐसे पहचानोगे, इसका प्रथम व अंतिम पद सदैव समान होता है, समान होता है, याद रखिएगा। क्लियर है। यहां क्या है, दौलत, और यहां क्या है, दौलत। तो ये कुंडलिया की विशेषता होती है, ध्यान रखना। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका बी वाला राइट होगा, सभी लोगों का आंसर यही होना चाहिए। क्लियर है क्या सभी को, वेरी गुड। क्वेश्चन अगला कह रहा है, सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए। उधो मेरा हृदय तल था, एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी। कह रहा है उधो मेरा हृदय, हृदय को क्या बता रहा है, एक उद्यान बता रहा है। जैसे आपसे पूछा गया जीवन क्या है, आपने कहा जीवन निर्झर है, मतलब जीवन को आपने निर्झर बता दिया। यहां हृदय को उद्यान बता रहा है, उद्यान मतलब बगीचा बता रहा है, उद्यान नारा। और कह रहा शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां, कल्पना को क्यारियां बता रहा है। तो जब उपमेय को उपमान बता दिया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है साहब बताइएगा। तो यहां उपमेय को क्या बताया जा रहा है, उपमेय को उपमान बताया जा रहा है। तो जहां उपमेय को उपमान बताया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, ए वाला आंसर आपका राइट होगा। जहां बढ़ा चढ़ा के बात की जाए वहां पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो जनु जनु जानो जनु, जहां भी आ जाए ठोक दीजिएगा। उपमा अलंकार में सासी से सम समान सदृश आ जाएगा। कौन सा क्रम सही नहीं है आपको बताना है, इसमें कौन सा क्रम सही नहीं है। मामा ने मुझसे साड़ी दी, मामा ने मुझे साड़ी दी, अच्छा मामा ने मुझे साड़ी दी, और कह रहा चिड़िया उड़ रही हैं, वह चालाक निकला और पुलिस ने चोर को पकड़वाया। अब जब कर्ता खुद काम ना करके किसी और से काम करवाता है, करवाने की प्रेरणा देता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। पुलिस सही है, पकड़वाया मतलब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कह रहा मामा ने मुझे साड़ी दी, मामा ने किसको, मुझे क्या दिया, साड़ी दी। तो एक कर्म देखो ये हो गया और दूसरा कर्म ये हो गया, ठीक है। मामा करता है यहां पे, देने का काम कर रहे हैं, द्विकर्मक क्रिया। बोले सर सही है। चिड़िया क्या उड़ रही है, इससे पूछो बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, अकर्मक क्रिया मतलब सही है। इससे पूछो वह चालाक क्या निकला, नहीं पता सर। इससे पूछो ना वह चालाक क्या निकला, आपको नहीं पता, इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है ना कि सकर्मक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट होगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को, वेरी गुड। नमस्कार जी। क्वेश्चन कह रहा किस विकल्प के एक भी शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, उपसर्ग अगर देखोगे तो निस प्लस कपट निकलेगा। वैसे आप कह दोगे नि धन कपट भी होता है, ठीक है। नि कपट अगर संस्कृत का पूछे वैसे ये करिएगा। इसको देखेंगे क्या होगा, निर्धन अंकुश हो जाएगा, निरंकुश है ना, निर्धन अंकुश हो जाएगा। अच्छा साहब बहुत बढ़िया, सॉरी निर्धन अंकुश। उसके बाद क्या कह रहा है देखो, कह रहा कि निर्यात में निर प्लस यात होगा, और इसको तोड़ेंगे नी प्लस यम होगा, नी प्लस यम होगा, ठीक है। कह रहा कि नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है किस विकल्प के एक भी शब्द में, अच्छा एक भी शब्द में। अब इधर देखो, कह रहा नी प्लस हित, और उसके बाद कह रहा नी प्लस सेध, नी प्लस सेध निषेध। उसके बाद कह रहा निस प्लस चित निश्चित। उसके बाद कह रहा निस प्लस काम निष्काम, या निह प्लस काम निकाम। अब कह रहा जिसमें नी उपसर्ग का प्रयोग एकदम नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो समझना, यहां पे देखो, यहां उपसर्ग का प्रयोग नी का हुआ है, यहां नी का प्रयोग हुआ है, ठीक है, यहां नहीं हुआ है, और यहां भी नहीं हुआ है। अच्छा साहब यहां देखो नी का प्रयोग हुआ है, यहां नहीं हुआ है, यहां नहीं हुआ है, यहां नहीं हुआ है। तो कह रहा किसी में भी ना हुआ हो, ठीक है, मतलब दोनों में ना हुआ हो। तो ये निर है और ये निस है। इस वाले में देखो दोनों में नहीं हुआ है, बाकी सब में एक एक हुआ है। इसमें देखोगे, इसमें कहा गया, हाँ इसमें देखोगे तो इसमें नहीं हुआ है, मतलब सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्या सभी का सी आया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है बताइएगा। इसमें कौन सा विवरण सही नहीं है।
अच्छे से समझिएगा, कर लोगे। कह रहा प्रेरणा, प्रेरणा की बात कर रहा है। प्रा उपसर्ग है, पर्याप्त में परि उपसर्ग है, अध्यात्म में अधि उपसर्ग है, अभ्यास में आ उपसर्ग है। देखिए अभ्यास को तोड़ोगे क्या निकलेगा, आप कहोगे सर अभी निकलेगा, उसके बाद आस निकलेगा। अगर आपने यण स्वर संधि पढ़ी है तो आप इसको कर लोगे, मतलब यहाँ पे आ नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, डी वाला हो गया। बाकी अध्यात्म में अधि उपसर्ग है, बिल्कुल सही, पर्याप्त में परि उपसर्ग है, प्रेरणा में प्रा उपसर्ग है, सही है। क्लियर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा है समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है और बताना है। भोजनार्थ भोजन के लिए, जीवन भर पूरे जीवन, लाजवाब जवाब के साथ, देशाटन देश में अटन। देखो भोजनार्थ यहां क्या होगा, के लिए है ना, भोजन, भोजनार्थ मतलब भोजन के लिए अर्थ, यहां पे संप्रदान तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद क्या कह रहा है, जीवन भर मतलब पूरे जीवन, जीवन पर्यंत, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है देशाटन, देश में अटन, देश में अटन मतलब अधिकरण तत्पुरुष होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाजवाब यहां पे क्या है, यहां भी अव्ययी भाव समास है, लेकिन लाजवाब का मतलब होता है बिना जवाब के, बिना जवाब के, जिसका कोई जवाब ना हो, लाजवाब होगा। तो यहीं पे ये वाला विग्रह गलत था, सी वाला आंसर राइट होगा। क्लियर है, वेरी गुड। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा होगा बताएंगे। कह रहा है षड मातुर, 6 माताओं वाला, व्यक्ति विशेष कह दो, विशेष की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है, विशेष अर्थ प्रदान हो तो ये क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि है, 6 माताओं वाला। निर्जन, जो स्थान जन से रहित हो, मतलब सुनसान जिसको बोलते हैं, जनशून्य बोलते हैं कि स्थान स्पेशल हो गया, बहुव्रीहि समास। मंदोदरी, वह जिसका उदर मंद हो, मंदोदरी रावण की पत्नी, बहुव्रीहि समास। कह रहा चक्षु सर्वा, चक्षु सर्वा वह जो चक्षुओं से, सर्वा मतलब सुनता है, सर्वा का मतलब क्या हो गया, बोलो सर सुनता है, उसे चक्षु सर्वा कहते हैं, अर्थात बहरा। तो यहां भी स्पेशल हो जाएगा, अनेक मतलब अन्य अर्थ प्रधानता होगी। ए वाला आंसर क्या करिएगा, राइट कर दीजिएगा, ये भी आसान है। क्लियर। सर ऐसा क्यों होता है, क्या हो रहा है सर, आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता। मैं एक बार बता चुका हूं, ये चैनल ऐसा है, बहुत पुराना चैनल है, आपको पता होगा, और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाता नोटिफिकेशन। लेकिन आपको तो टाइम पता है ना, 9 बजे क्लास होती है, आ जाया करो। हाँ, जो आंखों से सुनता है मतलब वो बहरा है, तो देख सुन रहा है। चलिए सर जी, जो गलत आंसर देखकर पलट जा रहे, स्पीड ब्रेकर किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण है। अब देखिए, चाहे संकेतवाचक विशेषण कह दो, चाहे इसको सार्वनामिक विशेषण कह दो, सार्वनामिक विशेषण, चाहे इसको सांकेतिक विशेषण कह दो, और कामता प्रसाद गुरु इसको क्या बोलते हैं, निर्देशक विशेषण बोलते हैं, निर्देशक विशेषण भी कह सकते हो। इसके इतने नाम हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। अच्छा, अगर आपको इसका ये विशेषण पहचानना है कैसे होता है, तो आप कैसे पहचानोगे। मान लो ये सर्वनाम है, ठीक है, और सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाए या स्वयं सर्वनाम आ जाए, ऐसी कंडीशन में ये जो सर्वनाम होता है ना, ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। लेकिन यहां पे पुरुषवाचक और निजवाचक नहीं होना चाहिए। अब देखो, कह रहा है यह लड़का, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लड़का आ गया, वह घर, उस गाय के चारा डालो। तो आप देख रहे होगे इन तीनों में क्या हो रहा है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है। भोजन क्या है, आप कहोगे सर भोजन विशेष से है, और इसकी विशेषता बता रहा है थोड़ा भोजन, मतलब इसको क्या कर रहा है, नाप तौल सकता है। तो जब मात्रा बता रहा है भोजन की, थोड़ा भोजन, अनिश्चित मात्रा बता रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या सभी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य के उदाहरण बताइएगा। कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है इसमें, देखिए कर्मवाच्य का उदाहरण जानने के लिए इधर मैं थोड़ा सा समझाता हूं। कर्मवाच्य की 2 कंडीशन है, दोनों आपको याद रखनी। पहली कंडीशन ये है कि अगर वाक्य में कर्ता है तो कर्ता के साथ में से विभक्ति होगी, या के द्वारा विभक्ति होगी, या केवल द्वारा विभक्ति होगी, ठीक है।
उसके बाद कर्म होगा और कर्म के बाद क्या होगी, क्रिया होगी। अगर कर्ता है तो ऐसे बनेगा कर्मवाच्य, अगर कर्ता नहीं है तो कैसे बनेगा, तो कर्म होगा और कर्म के बाद क्रिया होगी, तो ऐसे वाक्य बनेगा। क्लियर है? देखो यहां पे कर्ता नहीं है, कह रहा आम खाया जाता है, आम क्या है, कर्म है, और कर्म के बाद ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो ये कौन हो गया, बोलो सर ये कर्मवाच्य हो गया। तबला बजाया जाता है, तबला क्या है, कर्म है, बजाया जा रहा है, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। इसका मतलब ये भी क्या है, कर्म है। कह रहा कि राधा क्या है, देखो कर्ता है, अब राधा से देखा नहीं जाता, अब देखा नहीं जाता इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भैया यहां पे कर्म नहीं है और राधा के साथ से विभक्ति लगी है, ये क्या हो जाएगा, ये भाववाच्य होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा राजीव पाठशाला जाता है, राजीव देखो कर्ता है, और जब कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना लगी हो, जब कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना लगी हो तो वहां कौन सा होता है, वहां पे आपका कर्तृवाच्य होता है, ध्यान रखिएगा। गीत गाया जाता है, गीत क्या है, कर्म है, गाया जाता है ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो जब कर्म हो और क्रिया हो, कर्ता ना हो, तो वहां भी कर्मवाच्य होता है। तो ए, सी और डी कहां पे, ए, सी और डी, आंसर आपका डी वाला राइट होगा। सभी लोग याद रखिएगा, क्या सभी का आंसर आया है? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा होगा, बताइएगा। ये वही वाला है जैसे पूछता है कर्ता का क्या होगा, तो आप कहते हो सर कर्ता का कर्तरी होगा। अच्छा, धाता का क्या होगा सर, धाता का धात्री होगा। दाता का क्या होगा, तो आप कहते हो दाता का दात्री होता है। सर विधाता का क्या होता है, तो आप कहते हो सर विधाता का विधात्री होता है। कहते हो नहीं कहते हो? भव का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर भव का भवानी हो जाएगा। विधायक का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर विधायक का विधायिका हो जाएगा। क्या होगा, विधायक का विधायिका हो जाएगा। ठीक है, भगवान का अगर मान लो आपसे पूछे भगवान का क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, भगवान का भगवती हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो कोई पूछे कौवा का स्त्रीलिंग क्या होगा, जरा बताओ, कमेंट करके बताओ सभी लोग। भगवान लिखा है तो भगवती हो जाएगा, बोलो सर सही है। कह रहे इसमें से अनुपयुक्त, जो उपयुक्त नहीं है, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, सही है। सम्राट का सम्राट सम्राज्ञी होता है, सही है। कर्ता का यहाँ पे देखो कर्तरी होता है, ऐसे लिखेंगे, ये ऊपर रा लगाएंगे जो कि यहाँ पे नहीं लगी हुई है। तो बी वाला आंसर आपका क्या होगा, बोलो सर राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कौवा का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, आप कहोगे सर इसके आगे मादा कौवा लगाएंगे, तो मादा कौवा, मादा खरगोश, मादा केचुआ, मादा मगरमच्छ, मादा गेंडा, ऐसे। अच्छा, चील क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जरा कमेंट करके बताना। चलो मैं ही बता देता हूं, चील स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अगर पुल्लिंग बनाना है तो क्या करेंगे, नर चील लगाएंगे। इसी तरह से कोयल का पुल्लिंग बनाना है तो नर कोयल लगाएंगे। अब बताओ उल्लू का स्त्रीलिंग क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा दिए गए शब्द में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला। अब नित्य या सदैव या हमेशा अगर पूछे एक वचन में प्रयोग होने वाला, तो कुछ शब्द याद रखिएगा, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञाएं जितनी भी हैं सब की सब आपकी एक वचन में प्रयोग होंगी। जितनी भी आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञा वो भी सदैव एक वचन में आती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे शब्द है आपका जनता, शब्द है आपका ताश, शब्द है सहायता, सहायता, शब्द है आपका वर्षा, शब्द है आपका वायु, अग्नि, अग्नि, प्रत्येक, हर एक, भीड़, ऐसे जो शब्द हैं आपके वो सदैव एक वचन में आते हैं। तो यहां क्या कह रहा, देखो कह रहा कौन सा एक वचन में नहीं है, सदैव एक वचन में। जनता भी है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा, आकाश भी है, दुनिया भी है, हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षर किस में आता है, सदैव बहुवचन में आता है। और अगर सदैव बहुवचन आपको शब्द याद रखने तो कैसे याद करोगे, जैसे प्राण है, दर्शन है, होश है, आंसू है, आंसू है, अश्रु है, ठीक है ना, लोग हैं, अनेक शब्द है, अनेक, अक्षत, समाचार, समाचार, और तेवर, तेवर, चाल चलन, चाल चलन, चाल चलन, ठीक है ना, आदरणीय शब्द जैसे आप, और आपका हस्ताक्षर से इज राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा किस वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह आया है, बताइएगा।
किस वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह आया है? आंसर करिएगा सभी लोग, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में। हाँ, केस बाल दर्शन सब हो जाएंगे। क्वेश्चन नहीं देख रहे हो? काहे नहीं देख रहे हो भाई? देखना चाहिए क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो तो। चलिए आंसर करिएगा। मोहसिन खान, अब्दुल कादिर, सुलेखा यादव, आकाश यादव, हर्षवर्धन भट्टारक, अब्दुल कादिर, राम पाठक, बताइएगा क्या कह रहा। देखिएगा, कह रहा कर्म कारक का चिन्ह आया है। मोहन को खाने दो, पिता ने पुत्र को बुलाया, सेठ ने नंगों को वस्त्र दिए, मैं आपकी शरण को आया हूं। देखो, मैं आपकी शरण को आया हूं, यहाँ को विभक्ति लगी है, लेकिन यहाँ मैं अंडरस्टूड है, ठीक है। शरण में आया हूं इसका मतलब अधिकरण कारक होगा। क्या होगा? अधिकरण कारक होगा, याद रखिएगा, ठीक है। मोहन को खाने दो, खाना देने की बात कर रहा है। खाने दो या खाना दो संप्रदान कारक में आ जाएगा, बेशक क्रिया है, यहाँ पे संप्रदान कारक आएगा। सेठ ने नंगों को वस्त्र दिए, ये भी संप्रदान आ जाएगा। पिता ने किसको बुलाया? पुत्र को बुलाया। पुत्र को क्या होगा? कर्म कारक, यहाँ पे कर्म कारक आएगा, बी वाला आंसर। कर दी गड़बड़ इसमें भी? यही होता है जल्दबाजी में। मोहन को खाने दो, हाँ मोहन को खाने दो, वहां पे नहीं करेंगे, यहाँ पे पिता ने पुत्र को बुलाया। खाने दो मतलब खाने दो की बात कर रहा है भैया, खाने दो। 21 एक बार दोबारा बता दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि नित्य एक वचन में होने वाला कौन सा नहीं है, ये पूछा है। जो नित्य एक वचन में नहीं आता, तो नित्य एक वचन में कौन सा आता है भाई? द्रव्यवाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं, जनता, प्रत्येक, तास, हरेक, सहायता, भीड़, वर्षा, वायु, अग्नि, सारे आ जाएंगे। और सदैव बहुवचन में आपके प्राण, दर्शन, होश, आंसू, लोग, अनेक, अनेक, तेवर, अक्षत, चाल चलन, आप, ऐसे शब्द इसमें आ जाएंगे, ठीक है। केस बाल सब इसी में रख दोगे, केस हो गया, बाल हो गया, ये सारे इसी में आ जाएंगे। तो आंसर आपका सी वाला राइट होगा। इसमें पूछा था कौन सा नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगा हिमालय से प्रारंभ होती है, वाक्य में कारक कौन सा होगा? गंगा हिमालय से प्रारंभ होती है, वाक्य में कारक कौन सा होगा, बताइएगा। क्या बोलेंगे? गंगा हिमालय से। अब हिमालय से प्रारंभ हो रही मतलब हिमालय से अलग हो रही है, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक आता है, सी वाला ठोक देना। पुराधनकृत का संधि रूप क्या होगा, बताइएगा। पुराधनकृत की बात कर रहा है। देखिए, जब इधर कोई स्वर हो, स्वर के साथ विसर्ग है और का के साथ योग हो रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा? बोलो सर, यहाँ पे आपका ये वाला सा बन जाएगा, ठीक है। तो जब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? आपको सर पुरस्कृत होगा, पुरस्कृत हो जाएगा ऐसे करके। तो पुरस्कृत कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सी वाला। विसर्ग संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है, बताएंगे। अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा अध्यादेश है, अभ्यागत है, अधीन है और अभ्यर्थी है। एक शब्द बताऊंगा, समझिएगा ध्यान से। एक शब्द उठाऊंगा, जैसे शब्द है यहाँ पे अधि, बाकी सब इसी कैटेगरी इसी तरीके से होंगे। अधि प्लस अधीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से अध ऐसे निकालेंगे बाहर, यहां से देखो लघु ई बाहर आएगा, लघु ई के बाद यहाँ पे स्वर आ जाएगा, बाकी जो बचा उसको ऐसे लिख दो। ये जितने भी शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सब के सब यण स्वर संधि के उदाहरण है, यण स्वर संधि वाले उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यण स्वर संधि का पहला नियम क्या कहता है कि मान लो इधर ई और ई में से कोई एक आता है, उसका योग किसी असमान स्वर के साथ होता है, असमान स्वर के साथ इनका मिलन होता है, तो ये यहाँ पे क्या बदलेंगे? ये यहाँ पे या में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है संधि के नियम में। तो यहाँ क्या बोलेंगे? कहेंगे सर यहाँ पे या आ जाएगा आधा, और यहाँ पे ये भिन्न स्वर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब जो चलो इसको इधर ही लिख दो, लिखना चाहो तो ऐसे करके, और इधर जो लिखना है उसको भी ऐसे लिख दो। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब देखो यहाँ पे इसको लाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा, आधा है, और उसके बाद ये या आ जाएगा, इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा तो अध्यधीन हो जाएगा, अध्यधीन। यहां क्या लिखा है? अध्याधीन। पूछ क्या रहा है? कौन सा सही नहीं है? सी वाला आंसर आपका सही नहीं है, इसका शब्द रूप सही नहीं है, विग्रह इसका सही है, विच्छेद इसका सही है, बाकी सबका विच्छेद सही है। क्वेश्चन अगला कह रहा मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी?
मागधी अपभ्रंश की बात करोगे तो यहां से सबसे पहले तो आपकी निकलती है बिहारी, बिहारी के बाद निकलती है आपकी बांग्ला, बांग्ला के बाद निकलती है उड़िया, उड़िया के बाद निकलती है आपकी असमिया। ठीक है, लेकिन आपको इनसे सबसे उतना मतलब नहीं है जितना मतलब आपको बिहारी से है, क्योंकि बिहारी से आपकी निकलती है मैथिली, और मैथिली के बाद निकलती है यहां से मगही, और मगही से आपकी फिर मगही के बाद निकलती है भोजपुरी। ठीक है, मैथिली और मगही ये आपकी पूर्वी बिहारी है, ये पूर्वी बिहारी, और ये किसमें आती है, पश्चिमी बिहारी। यूपी में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है, ध्यान रखिएगा, भोजपुरी। तो मागधी अपभ्रंश से कौन सी निकली है इसमें, अवधी, ब्रज, बांग्ला, बंगला निकली है, बंगला भाषा, सी वाला आंसर राइट होगा। अवधी कहां से निकली है, पूर्वी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से। ठीक है ना, और पूर्वी हिंदी कहां से आई है, पूर्वी हिंदी आपकी अर्ध मागधी से आई है, अर्ध मागधी से। ओके, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है, बताना इधर शब्द है और इधर पर्यायवाची है, बताइएगा क्या होगा। सूर्य की बात करोगे तो सूर्य को क्या बोलते हैं आंसर, इसको अर्क कहते हैं, हंस कहते हैं, मार्तंड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मरीचि के नाम से जाना जाता है, मरीचि बोलते हैं, अंशुमाली कहा जाता है, अंशुमाली बोलेंगे, अंशुमाली, और क्या बोलेंगे, अर्क, हंस, मार्तंड, मरीचि, अंशुमाली। आदित्य बोलते हैं इसको, आदित्य, सविता भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पतंग भी कहा जाता है, अरुण भी कहा जाता है, अरुण। बाकी भानु, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, ये सब कहे जाते हैं, ये तो आपको याद होंगे, भास्कर, दिनकर, दिवाकर नहीं लिख रहा हूं। अगर सिंह की बात करोगे, शेर की बात करोगे, तो सिंह किसको बोलते हैं, शेर को बोलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, बोलो सर, शार्दूल कहा जाता है। ठीक है, इसको मृगारी बोलते हैं, मृगारी याद रखिएगा। केसरी कहा जाता है, केसरी। नाहर बोला जाता है, नाहर। व्याघ्र बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। पंचानन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मृग राय भी कहते हैं, इसको मृगराज भी कहा जाता है, और इसको वनराज भी कहा जाता है। अब इधर आ जाओ, चारू की बात करें, चारू का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, चारू का मतलब ललित होता है, चारू का मतलब रुचिर होता है, और क्या बोलेंगे, चारू का मतलब अभिराम होता है, अभिराम। ठीक है, और चारू का मतलब रम्य भी आप कह सकते हो, रमणीय भी कह सकते हो, रमणीय, रम। ठीक है, सॉरी। अच्छा, मोद की अगर हम बात करें तो मोद का मतलब हर्ष होता है, आह्लाद होता है, आह्लाद होता है, प्रसन्नता होती है, आमोद होता है, प्रमोद होता है। इन सब का पोस्टमार्टम फुल्ली हो गया। सूर्य का क्या करेंगे, प्रभाकर। सिंह का क्या करेंगे, बोलो सर, सिंह का व्याघ्र हो जाएगा। चारू का क्या करेंगे, रम्य कर देंगे, और बचा कौन सा आपका, आनंद का क्या करेंगे, मोद कर देंगे। पहला वाला चौथा देखो कहां पे, पहले का चौथा देखो, 2 में है, इसको उड़ा दो और इसको उड़ा दो। फिर बी का पहला कहां पे है, तो बी का पहला यहां पे है, ए वाले में। आंसर आपका ये वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला कर दीजिएगा। ए आया क्या सभी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं, बताइएगा। रात, जात, ज्ञात। देखो, जात का तत्सम ज्ञात होता है, रात का तत्सम रात्रि होता है। ठीक है, बाघ का तत्सम व्याघ्र होता है, व्याघ्र होता है। गांव का तत्सम ग्राम होता है। ठीक, मस्तक तत्सम शब्द है, इसका माथा होता है, तद्भव ध्यान रखिएगा। परस का स्पर्श होता है, तत्सम स्पर्श होता है। पीठ का पृष्ठ होता है, तत्सम। परीक्षा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव परख होता है। क्या होता है, परख होता है, ध्यान से समझिएगा। खीर का तत्सम क्या होता है, खीर का तत्सम क्षीर होता है। क्या बोलेंगे, खीर का तत्सम क्षीर होता है।
ठीक है। बहु का तत्सम वधु होता है, प्रगट का तत्सम प्रकट होता है। क्वेश्चन पूछा आपसे तद्भव, ये सारे के सारे क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। डी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। वृत्ति से टॉपिक मैं ले आऊंगा, एक बार क्वेश्चन कराया भी है, लेकिन मैं ये लिख के आपको दे सकता हूं कि यूपीएससी में वृत्ति नहीं पूछेगा, आज तक नहीं पूछा है। वृत्ति वाला उसमें सिलेबस ही नहीं है, आपको पता है। वो राजस्थान में पूछा जाता है वृत्ति, जो आप बात कर रहे हो। वृत्ति हो गया, पक्ष हो गया, मैं लाने को क्वेश्चन ले आऊंगा। जो पढ़ा रहा है वो मैं भी भाई पढ़ा रहा हूं, हमने भी पढ़ाया है, लेकिन आपके सिलेबस में वृत्ति है नहीं। चाहे पिछला कोई सिलेबस उठा के देख लो, वीडियो का कुछ भी, ठीक है। बाकी ले आऊंगा, वृत्ति बता दूंगा आपको, पढ़ाया भी है मैंने। कलिका सी किलकी कलेऊ देती काल को, कि भैया कलिका सी किलकी और कलेऊ देती काल को। अब यहां क्या हो रहा है, बोलो सर यहां का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। का वर्ण की क्या है, आवृत्ति है। अच्छा, और कह रहा है यहां सी भी आया है, तो यार उपमा भी है। मैंने कहा उपमा भी है, अनुप्रास भी है, दोनों है, बताओ क्या करोगे। पत्र के क्वेश्चन है मोहसिन, मिलेंगे, परेशान मत हो। इसको अनुप्रास अलंकार में करिएगा, आंसर ए वाला हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य शब्द अव्ययी भाव समास से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन सा अव्ययी भाव समास से संबंधित नहीं है। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में क्या प्रथम पद प्रधान होता है, आप कहोगे एकदम होता है। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ये क्या है सर, अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल है। इसका पहला पद प्रायः अव्यय होता है, बिल्कुल होता है। कह रहा आय और वे में अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल नहीं है। आय और वे में वैकल्पिक द्वंद्व है। कैसा द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है, याद रखिएगा। वैकल्पिक द्वंद्व समास है, ध्यान रखिएगा। मतलब आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। क्लियर है। कह रहा है कि उस, अरे वृत्ति होती है मतलब क्रिया की वृत्ति होती है, कि क्रिया की रीति क्या है। वृत्ति का मतलब होता है रीति, क्रिया किस रीति से हो रही है। अब शायद वृत्ति वाला क्वेश्चन परसों वाली क्लास में मैंने कराया भी था, ठीक है। हाँ, ये बात तो सही है कि यूपीएससी कुछ भी पूछने को तैयार है, लेकिन अभी तक वृत्ति तो नहीं पूछा है मैं। लेकिन फिर भी आप टेंशन ना लीजिए, कल मैं वृत्ति वाले क्वेश्चन ले आऊंगा और एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरी वृत्ति के 6 पॉइंट आपको समझा दूंगा। उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है, जिसमें विराम चिन्ह सही लगा हुआ है। कह रहा खाया पिया, तो खाया पिया ये क्या है भैया, ये पुनरुक्त संयुक्त बोधक क्रिया है, खाया पिया। तो खाया और पिया में क्या लगना चाहिए, योजक चिन्ह लगना चाहिए। देखो यहां योजक चिन्ह नहीं लगा, यहां योजक चिन्ह नहीं लगा, यहां भी नहीं लगा, केवल यहां लगा है। आंसर यही हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी वाला। कुछ खाया पिया करो, फिर रुके थोड़ा सा, अल्प विराम, बहुत कमजोर हो गए। क्वेश्चन अगला, मृगछौना, टॉपिक वाइज भी कराया है, अगर आप पढ़ें, सही सर्च करें, मिलेगा आपको। कह रहा मृगछौना, मृग का मतलब होता है हिरण, और का छौना, छौना का मतलब क्या होता है, उसका शावक या बच्चा। किसका बच्चा, मृग का बच्चा, हिरण का बच्चा, मृग का बच्चा, हिरण का बच्चा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। डी वाला आंसर राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से विकल्प में कामदेव के पर्यायवाची नहीं, सॉरी कामदेव के पर्यायवाची हैं। कामदेव को क्या कहा जाता है, बोलो सर अनंग कहते हैं। चलो उधर ही लिख देता हूं, उधर ही लिख देता हूं, यहां पे रहेगा, सही रहेगा। अनंग बोलते हैं, कंदर्प बोलते हैं, मनोज कहा जाता है, अतनु कहा जाता है, पुष्पासो बोलेंगे, पुष्पासो बसंत को भी कहते हैं, पुष्प 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 धनवा भी कहा जाता है, ठीक है। कुसुम सर भी कहते हैं, कुसुमाकर भी कहा जाता है, इनको रतिपति कहा जाता है, प्रद्युम्न भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मनमत भी कहते हैं, पंचसर भी कहते हैं, अनंग भी कहते हैं। गजवदन, विनायक, ये सब गणेश जी के पर्यायवाची हैं। और गणेश जी का एक नाम जरूर याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, हेरंब, इस समय चल रहा है, बहुत पूछते हैं, हेरंब, ठीक है। गिरीश, नीलकंठ और हर, ये सब शिव जी के पर्यायवाची हैं।
आतंभु विधाता चतुरानन, ये सब ब्रह्मा जी के पर्यायवाची। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अच्छा, रेनू जी कह रही सर आप पेड बैच में बैठ करके नहीं पढ़ाते हैं, खड़े होकर के पढ़ाते हैं, तो सब समझ में आता है, और सारे बैठ करके पढ़ाते हैं पेड बैच में। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं, देखिए, जो रूल है उससे कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए थोड़ा सा। तो मैं खड़े होकर ही पढ़ाता हूँ, उसी में मुझे कंफर्टेबल भी फील होता है, आपको समझा भी अच्छे से पाता हूँ। अग्रह है, अनुराग है, सहयोग है, दुराग्रह है। इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा विलोम है, मिलान करिएगा। सिंपल सा, अनुराग को आप फिट कर सकते हो विराग के साथ, अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। अनुग्रह का आप क्या कर सकते हो, अनुग्रह का दुराग्रह का आग्रह का दुराग्रह कर सकते हो, सहयोग का प्रतियोग कर सकते हो, और अनुग्रह का विग्रह कर सकते हो। तो पहले का चौथा कहां पे साहब, यहां पे है, यही वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला। बी का पहला है, यही है आंसर आपका, बी इज राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कहने और सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो उसे क्या कहा जाता है। देखिए, जो उचित ना हो वो अनुचित है, जो उचित ना हो वो अनुचित है। ठीक है, आपत्तिजनक जिसपे आपत्ति लगाई जा सके और निषिद्ध किया गया हो। अश्लील का मतलब होता है जो कहने और सुनने में लज्जापूर्ण हो। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवेदन लिखने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, से संबंधित भिन्न विकल्प कौन सा होगा। मतलब प्रतिवेदन लिखने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उससे संबंधित भिन्न शब्द कौन सा। प्रतिवेदन क्या होता है सर, प्रतिवेदन ये होता है, समझ लो, सपोज दैट आपके गांव मोहल्ले में कहीं लड़ाई हो गई, दरोगा जी आए, पूरी रिपोर्ट लिखी, तो या कोई घटना हो गई ऐसी जिसको लिख करके आगे बढ़ाना है कि भैया इतनी इतनी हेल्प की जरूरत है और ये घटना हो गई है, इसको ऐसे ऐसे घटना हुई है, तो वो कम शब्दों में अधिक चीजें लिखी जाती हैं, गागर में सागर भरने का काम किया जाता है। तो ये सबसे पहला तो जो प्रतिवेदन होता है, प्रतिवेदन मतलब आप अपनी उसमें रिपोर्ट दे रहे हो, छोटी सी रिपोर्ट दी जाती है ताकि आपका अधिकारी अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ ले, उसको ज्यादा समय ना लगे और सारी चीजें भावार्थ वो निकाल ले, समझ जाए। तो सबसे पहला तो ये संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब छोटा रूप होना चाहिए। बोलो बिल्कुल सही है साहब। दूसरी बात, किसी घटना या कार्रवाई की मुख्य बातें इस पत्र में अवश्य होनी चाहिए। अरे भाई, प्रतिवेदन मतलब घटना के लिए लिखा जाता है, तो अब घटना और कार्रवाई की मुख्य बातें नहीं होंगी तो फिर वो प्रतिवेदन कैसा है। बोल सर ये भी बात सही है। भाषा सरल और शैली सुस्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही। अब पता चला तुमने उर्दू भाषा में लिख दिया, सामने वाले को हिंदी समझ में आ रही है, तुम लिख रहे हो कि या तो खुद पढ़े या खुदा पढ़े, तब थोड़ी काम होगा। तो ऐसा लिखो जो भाषा सरल हो, ठीक है, जो आपकी राजभाषा है उसमें हो, सरल भाषा में हो। ऐसा भी नहीं क्लिष्ट भाषा यूज कर लो, पता चला एकदम गहराई से हिंदी में घुस गए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो भाषा सरल और शैली सुस्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही साहब। उसके बाद कह रहा पुनरुक्त दोष क्षम्य होता है। देखिए, जो प्रतिवेदन होता है वो बड़ा छोटे आकार का संक्षिप्त में लिखा जाता है, इसलिए जो प्रतिवेदन में आपका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब पुनरुक्ति नहीं होना चाहिए। पुनरुक्ति दोष मतलब एक ही चीज को बार बार नहीं, दोबारा नहीं लिखना है आपको। तो यहां पे जो पुनरुक्ति दोष होता है वो क्षम्य नहीं है, वो अक्षम्य होता है। मतलब उसके लिए आपको क्षमा नहीं किया जाएगा, वो अक्षम्य होगा प्रतिवेदन की। ये आपकी अवधारणा है, विशेषता है। डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? बाकी आज मैं आपके लिए होमवर्क भी लेकर के आया हूं। वैसे तो जीडी वगैरह में होमवर्क देता हूं मैं, आपके भी दे दूं, आप बड़े बच्चे हो सब दे दोगे। ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद। ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यहां मत करिएगा, ठीक है।